हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है हमारा क्लास 10th का हिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर 1 है और इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग ने लघु उत्तरीय पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमको दीर्घ उत्तरीय करना है, ठीक है। 4:30 बजे के करीब करीब मैंने वीडियो अपलोड किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि 6 बजे तक क्या हमारा क्या हो जाएगा, तो 6 बजे तक जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन चला जाएगा। तो जैसा कि 6 बजे हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान से करना है। जैसा कि देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों का विवेचना करें, ठीक है। ये 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था यूरोप के राष्ट्रवाद के प्रसार में, तो उसी का हमको वर्णन करना है। तो चलिए एकदम आसान भाषा में वर्णन करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि दिया है, 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेपोलियन के निम्नलिखित योगदान थे, ठीक है। आगे दिया है 1804 में नेपोलियन क्या दिया है, 1804 में 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फिर 1804 में ही नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता लागू किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता कब लागू किया, ठीक है, या फिर सम्राट कब बना। तो दोनों का उत्तर क्या होगा हमारा, 1804 होगा, ठीक है। आगे दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो क्या दिया, यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। इटली विजय के कारण, आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है, इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया, ठीक है। मैंने बताया भी ऊपर कि कैसे किया गया था, ठीक है, ये लघु उत्तरीय में। आगे दिया है, 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। किसने किया था, तो जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन ने किया था। कब किया था, 1806 में, ठीक है। आगे दिया है, नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। किसने की, तो वो नेपोलियन ने। आगे दिया है, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है, प्रशस्त हुआ। आगे दिया है, 1815 में नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर सेंट हेलेना नामक टापू पर रख दिया, जहां 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, तो 1821 में। अगला दिया है दोस्तों, दूसरा नंबर। टोटल 7 क्वेश्चन है, या सातों क्वेश्चन क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे दिया है, जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दे। तो देख सकते हैं मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट कर दिया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जुलाई 1830 की क्रांति के निम्नलिखित कारण है, ठीक है। आप जैसे पहला दिया है कि 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ठीक है। अब ऐसे आपको लिखना है। क्या दिया है, पहला, चार्ल्स 10 1824 में फ्रांस का राजा बना, ठीक है। कब बना, तो 1824 में चार्ल्स 10 जो है फ्रांस का राजा बन गया था। आगे दिया है, चार्ल्स 10 का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। तो ये कैसा शासक था, तो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। अगला दिया है, वह फ्रांस के राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया। कौन, तो वो जो है चार्ल्स 10, ठीक है। इसको चार्ल्स दसम भी हम लोग बोलते हैं। अगला दिया है, वह प्रतिक्रियावादी, यहाँ पर दिया है, पता नहीं क्या दिया है,
आप समझ लेना, एक बार देख लेना, को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आगे क्या दिया है, पेलिविक है क्या, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं, पोलीग्रीक होगा। ठीक है, पोलीग्रेक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना पोलीग्रेक। ठीक है, तो टाइपिंग में दिक्कत हो गया है। पोलीग्रेक ने अभिजात वर्ग को विशेषाधिकार दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, वह प्रतिक्रियावादी पोलीग्रेविक को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, आगे दिया है, पोलीग्रेक की नीति से उदारवादियों में संतोष की भावना प्रकट हुआ। ठीक है, आगे दिया है, विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स 10 ने 4 अध्यादेश जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, ये सारे क्या है, तो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। आगे दिया है, चार्ल्स 10 के अध्यादेश के विरोध में 28 जून 1830 से फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि 1830 की क्रांति किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है। ठीक है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। ठीक है, क्या है, तो चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। ठीक है, यानी भाग गया, छोड़ करके चला गया। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। ठीक है, फिर आलियंस वंश के लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। ठीक है, कौन बना, तो लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। ठीक है, अगला दिया है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, इस संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुई, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा नंबर क्या दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है हमारा, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदान को बतावें। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है, इटली के एकीकरण में मेजनी के निम्नलिखित योगदान है, फिर इटली के एकीकरण में काबूर के निम्नलिखित योगदान है, फिर इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी के क्या है, निम्नलिखित योगदान है। तो चलिए पहले हम लोग किसका देखेंगे, तो मेजनी का। तो क्या क्या योगदान है मेजनी का, जैसे कि मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ये हम लोग अच्छे से पढ़े हैं लघुतरीय में। आगे दिया है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मैटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। ठीक है, किसने दबा दिया, तो मैटरनिक ने। आगे दिया है, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। मेजनी में 1831 मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग ने ऑब्जेक्टिव जब हम लोग कर रहे थे तो मैंने अच्छे से बताया भी था कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर आगे दिया है, 1848 में मेजनी पुनः इटली आया और इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, इसलिए मेजनी पुनः इटली से पलायन कर गया। ठीक है, आप लोग को अच्छे से सुनना है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का योगदान। तो चलिए काउंट काबूर का योगदान पढ़ते हैं। विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। ठीक है, काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस की सहायता चाहता था। काउंट काबूर फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा कर लिया वहां पर। आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों, फ्रांस को नीश और सेवाय नामक रियासत देकर उत्तर और मध्य इटली की रियासत को सार्डिनिया पिडमाउंट में मिला दिया। ठीक है, इतना चालू आदमी था। आगे दिया है, 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला लिया। ठीक है, तो ये किसका था, काउंट काबूर का था, क्या योगदान था। आगे क्या दिया है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। ठीक है, तो गैरीबाल्डी का क्या योगदान है, चलिए देखते हैं। तो दिया है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान आप लिख सकते हो कि निम्नलिखित है। दिया है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, एक नाविक थे और मेजनी के विचारों का समर्थक भी था। गैरीबाल्डी ने किसका गठन किया था, तो लाल कुर्तिक नामक सेना का गठन किया था। फिर दिया है, गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। फिर क्या दिया है, रोम में गैरीबाल्डी की भेंट
किससे, यानी कि मुलाकात काउंट काबूर से हुई और वह दक्षिणी इटली को जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। बात समझ में आया? फिर अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है दोस्तों कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे क्वेश्चन के आंसर में कि बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम का चांसलर था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिगेल के विचारों का समर्थक, उनके विचारों से प्रभावित भी था। फिर क्या, बिस्मार्क ने लक्त एवं रॉ की नीति का अवलंबन किया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा का डेनमार्क, ऑस्ट्रिया का फ्रांस से युद्ध हुआ। फिर 1864 में प्रशा ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया। ठीक है, क्या किया, पराजित कर दिया। और उसके बाद 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ। सेडोवा के युद्ध में बिस्मार्क फ्रांस से समझौता कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। और फिर 1871 में फ्रांस प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। फिर 10 मई 1871 को फ्रांस प्रशा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। इसमें से आपको एक सेडान का युद्ध याद रखना है। ठीक है, और फिर फ्रैंकफर्ट की संधि जो 10 मई 1871 में, आपको पूछेगा किस साल हुआ था, 1871 में। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे क्या दिया है, आगे दिया है दोस्तों यूनान स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें। ठीक है, तो क्या उत्तर लिखना है आपको, यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरियो फिलायक नामक संस्था का स्थापना किया, ओडोसा नामक स्थान पर की। ठीक है, 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांती के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ है। ठीक है, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का, ठीक है, कार्रवाई करने का क्या निर्णय लिया गया। ठीक है, फिर क्या, युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई। 1829 में एड्रियानोपोल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया। 1832 में कुस्तुनतियान क्या दिया है, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया। और फिर बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। आपको यहाँ पे क्या, एक एड्रियानोपोल की संधि भी क्या याद रखना है। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी, तो 1829 में। फिर क्या दिया है हमारा 6 नंबर क्या दिया है क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों और प्रभाव का चर्चा करें। ये देख सकते हैं, ये 2014 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया और 24 में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं। क्या दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, क्या कारण है, चलिए देखते हैं। दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। ठीक है, उसी समय लोगों के मन में आने लगा। अब क्या हुआ, 1889 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। नेपोलियन का सैन्य अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। ठीक है, अब क्या, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का प्रभाव, ठीक है, उसके उदय का प्रभाव क्या पड़ने लगा, चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद के उदय के कारण अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवाद के उदय के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, फिर राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। फिर आगे क्या दिया है, यूरोपीय उपनिवेश के आधिपत्य के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक शासक से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। और फिर क्या किया, राष्ट्रवाद के विकास के यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों को प्रभाव का कमजोर कर दिया। फिर क्या बात हुआ, तो भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हुए। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे वो भी यूरोप के राष्ट्रवाद से क्या होने लगे, प्रभावित होने लगे।
अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा लास्ट दिया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल किस प्रकार है, विवेचना करें, यानी कि वर्णन करना है। तो चलिए वर्णन करते हैं। क्या दिया है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्यक्त भावना है या एकता की वाहक बनती है, ठीक है। आगे दिया है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद के दुष्प्रभाव नहीं प्रादुर्भाव में यूरोप ही नहीं पूरे विश्व का जागरूक बनाया, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के विश्व पर जो प्रभाव पड़ा, अब उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो क्या दिया है? राष्ट्रवाद के उदय के कारण अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय भी हुआ। फिर दिया है राष्ट्रवाद के उदय के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके उदय के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। फिर आगे क्या दिया है? राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों को के प्रभाव को कमजोर कर दिया, ठीक है। फिर आगे दिया है दोस्तों, आगे क्या दिया है? यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक शासक से मुक्ति के लिए राष्ट्रवाद आंदोलन आरंभ हो गए। फिर राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों के प्रभाव को कमजोर कर दिया। फिर भारतीय राष्ट्रवादी भी यूरोपीय राष्ट्रवादी से प्रभावित होने लगे, ठीक है, और प्रभावित हुए भी थे। तो इस तरह दोस्तों पूरा हमारा जो है चैप्टर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्टिव तो पहले कंप्लीट हो चुका है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और लघु उत्तरीय भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी क्या हो गया? तो कंप्लीट हो गया। तो अब आपको क्या करना है? मेहनत करना है। आपका जो है अगस्त मिड आ गया है, ठीक है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ही हो गया। फिर क्योंकि आपका उस समय प्रैक्टिकल होगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, सेंटर पेपर होगा, टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ठंडी का टाइम रहता तो बहुत बच्चों का तबियत भी बिगड़ेगा। तो आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से मेहनत करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, रिजल्ट में कोई दिक्कत ना होगा। आप इस साल देखे भी होंगे कि बहुत बच्चों का जो है मार्क्स बहुत कम आया है, ठीक है। तो आपको ऐसा फेस ना करना पड़े, इसलिए मेहनत करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।